हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जुपिटर, हम पढ़ रहे थे पाइथन। और जुपिटर नोटबुक मैंने ओपन कर ली है और मैंने इसका फाइल सेव भी करवा दी क्लास 2 के नाम से। अल्लाह अकबर। जाजिब, जाजिब हसन, मैंने अभी अभी तो बताया है, आप उसका फ्रंट पेज बनाने के बाद बाकी किसी भी जगह पे लिंक लगा दीजिएगा। टॉप के ऊपर जो लिंक आ रहे हैं ना, मैक, आईपैड, वो apple.com की वेबसाइट से उसका लिंक कॉपी करके लगा दीजिएगा बस। अब प्लीज इस रिलेटेड बात नहीं करें, बहुत सारी बातें हो गई हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है, इस फाइल को सेव कर दिया मैंने क्लास 2 के नाम से, क्योंकि हमारी पाइथन की क्लास 2 है। और हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो कल हमने प्रिंट डिस्कस किया, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर हमने वेरिएबल डिस्कस किया, जिसमें से हमने स्ट्रिंग को डिस्कस किया और नंबर्स को डिस्कस किए। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है। फिर हमने इस तरह से वेरिएबल भी लिखा कि वेरिएबल का नाम अगर कोई बड़ा हो तो हम किस तरह लिख सकते हैं, हमने ये चीज़ भी देखी। इसके बाद फिर हमने नंबर्स भी डिस्कस किया कि नंबर किस तरह लिख सकते हैं, और नंबर को प्लस करके भी देखा। आई थिंक तो इस तरह भी हमने ऐड करके देखा, तो आज हम दोबारा देख लेते हैं। और इसके बाद फिर हमने मैथ्स के कुछ ऑपरेटर्स देखे थे। आप ये देख सकते हैं मैथ के ऑपरेटर, प्लस, माइनस, ऐड और मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ये चीज़ भी देखी थी। तो हम इस चैप्टर से मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। बाकी ये वाले जो है वेरिएबल नेम से मैंने आपको बताया था कि कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो कि पाइथन के अपने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स हैं, उसके नाम से हम वेरिएबल वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट के नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक से दो चीज़ें मैं आपको और मज़ीद बता दूं, जैसे वेरिएबल नेम। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं हम क्या करते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसको दे देते हैं हम 3, इसको कह देते हैं 5। ठीक है, प्रिंट करते हैं और प्रिंट के अंदर कह देते हैं a प्लस b, और इसको कॉपी करके यहाँ कर देते हैं माइनस, यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल है। मैंने जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो इसको मैंने यूज़ किया और मैंने a प्लस बी किया। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर ये आ गया, और सेकंड वाले का आंसर ये आ गया जिसमें मैंने माइनस किया है, थर्ड वाले का आंसर ये आ गया, फोर्थ का ये आ गया। तो ये ऑपरेटर्स वाला चैप्टर था जो कि मैंने अभी किया है। इस चैप्टर में भी ये चीज़ बताई गई है। अच्छा, ठीक। अच्छा, क्लास एक चीज़ मुझे बताएं कि एक नेम है, जैसे कि ये मैंने लिखा नेम, और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ सैलानी, और एक इस तरह से लिखता हूँ सैलानी। तो मुझे बताएं कि नेम, मैं बल्कि इसको चेंज कर देता हूँ ना, इसको कह देता हूँ मैं ऑनलाइन। ठीक है, तो मुझे बताएं कि जब मैं ये इसको रन करूंगा तो कौन सा वाला मेरा वेरिएबल प्रिंट होगा, जल्दी से मुझे बताएं। मैंने प्रिंट के अंदर नेम लिखा, कौन सा वाला वेरिएबल जो है प्रिंट होगा। एक में मैंने लिखा सैलानी, एक में लिखा मैंने ऑनलाइन, और वेरिएबल का नेम मैंने एक ही दिया है। ठीक है हबीब, आपने बताया नेम के अंदर तो मैंने सैलानी भी लिखा है और सेकंड वाले में मैंने ऑनलाइन भी लिखा है। तो
जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अच्छा फर्स्ट वाला चलेगा। भाई वेरिएबल का नेम तो एक ही है ना, दूसरे वाला नहीं चलेगा क्या? चले मैं चेक कर लेता हूँ। चले ठीक है भाई, फर्स्ट वाला चल गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ तो अब जो है वो ये वाला चल गया ऑनलाइन। तो बताने का मकसद सिर्फ आपको ये था कि वेरिएबल नेम का अगर आपने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, जैसे मैंने लिखा दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किए, दोनों का जो एक नेम था ना उसको मैंने नेम कर दिया। तो मैंने एक को क्या किया, स्मॉल में लिखा, यानी फर्स्ट वाले को मैंने लिखा स्मॉल में उस वेरिएबल को, और सेकंड वाले को लिखा मैंने उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा और बाकी स्मॉल में लिखा। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन इन दोनों को दो अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करता है। पाइथन कहता है ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, इसका रीजन ये है कि पाइथन केस सेंसिटिव है। हमारी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव किसे कहते हैं? ये इसको कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे कि आपने एक्सेल के अंदर या एचटीएमएल के अंदर ट्रांसफॉर्म देखा होगा, और एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर। जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ जुनेब, और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ जुनेब, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस तरह जुनेब, तो ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये तीनों अलग अलग मैंने तरह से लिखा। फर्स्ट वाले को लिखा स्मॉल में लिखा, सेकंड वाले को लिखा मैंने प्रॉपर, जिसको हम कहते हैं कैपिटलाइज भी कहते हैं, और थर्ड वाले को लिखा मैंने अपर केस के अंदर। तो इसको कहते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इसे कहते हैं कि भाई आपने जो वेरिएबल जिस तरह से आपने इसको क्या कहते हैं डिक्लेयर किया है, इसी तरह से आप उसको कॉल भी करेंगे। कॉल करना किसे कहते हैं? प्रिंट के अंदर हमने जो उस वेरिएबल का नेम लिखा ना उसको कहते हैं कॉल करना। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी केस सेंसिटिव किसे कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद फिर हम क्या और देख लेते हैं। अच्छा इसके बाद फिर हम ये देख लेते हैं कि एफ ने मैं कह देता हूं सैलानी, मैं कह देता हूं ऑनलाइन, और थर्ड में कह देता हूं एल नेम, और इसको कह देता हूं मैं एकेडमी। ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है मैं एक और वेरिएबल दे देता हूं, इसको कह देता हूं स्पेस। अब मैं ये चाहता हूं कि इन तमाम वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूं। मैं ये चाहता हूं इन तमाम वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूं। मैं स्टोर किस तरह से कर लूं? इन तमाम वेरिएबल को कॉन्केटिनेट कर लूं किसी एक वेरिएबल के अंदर। तो किस तरह से कर सकता हूं? बहुत सिंपल है। मैंने यहां पे लिखा फुल नेम, एक वेरिएबल क्रिएट किया फुल नेम के नाम से, फुल नेम लिखा, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने किया एफ नेम प्लस, अब मुझे चाहिए स्पेस, तो मैं कौन सा वेरिएबल यूज करूंगा? स्पेस वाला। ठीक है। अब अगेन मैं सेकंड वाली चीज लिखना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं एम नेम, अगेन मुझे स्पेस चाहिए, मैं स्पेस का वेरिएबल लगा दूंगा। और इसके बाद मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं लास्ट नेम भी आ जाए मेरे पास। दाऊद यासीन, शायद आपने क्लास को लेट ज्वाइन किया, इस वजह से आपकी समझ में नहीं आया। आप इस क्लास को रिपीट में देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा एल नेम। ठीक है। तो अगर मैं अब सिर्फ फुल नेम को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ आएगा। मैं देख करता हूं, तो आप देख सकते हैं सैलानी ऑनलाइन एकेडमी आ गया। ठीक है। कॉन्केटिनेशन जो हमने कल पढ़ी थी, इस तरह से मैंने क्या किया, कॉन्केटिनेशन करके
तमाम वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। इसके बाद फिर मैंने जो जिस वेरिएबल पे स्टोर करवाया उस वेरिएबल को प्रिंट के थ्रू मैंने कॉल करवा लिया, डिस्प्ले करवा लिया। तो आप देख सकते हैं। ये मुझे बताएं जो मैंने अभी अभी ये काम किया है इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, और इस वाली लाइन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलें दाऊद यासिर मैं रिपीट कर देता हूं, आप परेशान ना हो, आप परेशान बिल्कुल ना हो, मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छा, ये जो चैप्टर 5 है इसको मैं कल डिस्कस कर चुका था कि ये बस ये चैप्टर में ये बता रहे हैं कि भाई आपको वेरिएबल जो है वो किस किस तरह से क्रिएट करना है और कौन कौन से रूल्स हैं वेरिएबल क्रिएट करने के, ये सब कुछ यही बता रहा है। ठीक है, हाँ, बाकी ये कीवर्ड्स बता रहे हैं कि ये पाइथन के बाय डिफॉल्ट कीवर्ड्स हैं, इस नाम से आप वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। हमने कल एक प्रैक्टिस करके देखी भी थी। अच्छा, ये पूछा है आमिर सलीम ने। आमिर सलीम कह रहे हैं कि सर हम स्पेस 2 टाइम्स क्यों यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आमिर मैं स्पेस वाली वेरिएबल को रिमूव कर रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आमिर आप देख सकते हैं अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा ना तो सैलानी ऑनलाइन एकेडमी में बीच में स्पेस नहीं होगी। मैंने जो एक स्पेस का वेरिएबल क्रिएट किया ना, वो क्रिएट करने का मकसद ये था कि मैं हर वर्ड के बाद बीच में स्पेस चाहता हूं। अब देखें क्या हुआ कि सैलानी ऑनलाइन एकेडमी एक साथ लिखा हुआ आ गया, इसमें बीच में स्पेस नहीं आ रही, बीच में स्पेस नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं हर वेरिएबल के बाद स्पेस वाला वेरिएबल लगाने के बाद इससे ये होगा कि मेरे हर वर्ड के बाद एक स्पेस आ जाएगी। किस तरह से अभी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, इसके बाद ये लगा दिया। अभी मैंने एक बार लगाया है, जो आमिर सलीम ने पूछा ना 2 बार क्यों लगाया, अभी मैंने एक बार लगाया है। एक बार लगाने के बाद क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। तो मैंने 1 टाइम्स जो है इसमें स्पेस का वेरिएबल ऐड किया है, तो एक बार स्पेस क्रिएट हो गई। सैलानी और ऑनलाइन के सेंटर में मेरे पास स्पेस क्रिएट हो गई, बट मुझे ऑनलाइन और एकेडमी के सेंटर में भी स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और स्पेस का वेरिएबल यहाँ पे भी क्रिएट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इससे क्या हुआ, मेरे पास 2 टाइम्स स्पेस आ गई। ठीक है, तो अहमद रजा, आमिर सलीम, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। जल्दी से मुझे अहमद रजा और आमिर सलीम आप दोनों बता दीजिए आपको ये चीज क्लियर है। इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, दावर फहीम का क्वेश्चन ये था कि सर ये बताएं कि ये सैलानी पहले आ रहा था, इसके बाद जो है वो ऑनलाइन कैसे आ गया। तो ऊपर दावर फहीम ने पूछा था ना। अच्छा, दावर फहीम को मैं बता रहा हूं। दावर, मैंने अभी शुरू में ये बताया कि मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, जैसे दोनों वेरिएबल के जो नेम है ना, यानी नेम के नाम से, वो मैंने दोनों को वेरिएबल का नेम के नाम से मैंने क्रिएट किया, बट थोड़ी सी चेंजिंग ये कर दी कि जो फर्स्ट वाला जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया ना उसको स्मॉल में मैंने क्रिएट कर दिया। लेकिन सेकंड वाले वेरिएबल को मैंने क्या किया, उसका फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल किया, उसको मैंने क्या किया कि मैंने उसका एन को कैपिटल कर दिया। तो पाइथन केस सेंसिटिव है। पाइथन ये कहता है कि जो चीज आप जिस तरह लिखेंगे आप उसको कॉल भी उस तरह करवाएं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट वाले वेरिएबल को अभी कॉल किया। फर्स्ट वाले वेरिएबल में अभी क्या लिखा हुआ है, सैलानी स्टोर है, सिर्फ सैलानी स्टोर है। तो मैंने प्रिंट के अंदर स्मॉल के अंदर लिखा नेम। अब मैं इसको जो है वो कॉल करवा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं सैलानी कॉल हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर
सैलानी को जो है वो ऐड करवाया है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उस वेरिएबल के अंदर थोड़ी चेंजेस कर देता हूँ। मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। अब मैं इसको कॉल करवाता हूँ तो ऑनलाइन क्रिएट हो गया, ऑनलाइन जो है डिस्प्ले हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पाइथन कहता है कि हम ये केस सेंसिटिव है। आप वेरिएबल को जिस तरह से आप इसको डिक्लेयर करेंगे उसी तरह से आपको कॉल भी करना है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो होगी। ये पाइथन कहता है ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं। पाइथन इसको ये अपने पास सपोज करता है ये दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक का लेटर जो है वो कैपिटल कर दिया बस। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मुझे आमिर सलीम का रिप्लाई, रजा का रिप्लाई आ गया, क्लियर है अहमद रजा का। अच्छा, आमिर सलीम का ने क्या कहा, सर आई नेम का बाद जो स्पेस यूज किया है और पास क्या आई नेम कौन सा है भाई? आई नेम नहीं है, लास्ट नेम है ये। आई नेम नहीं है, लास्ट नेम है भाई। अच्छा, ये वाली जो चीज है, अच्छा आप शायद यही पूछना है, ये वाला वेरिएबल पूछना है। कौन पूछ रहा था मुझसे? आमिर सलीम पूछ रहे हैं। आमिर, ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है ना, इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्पेस दी है। इस वेरिएबल के अंदर ना एक डबल कोट के सेंटर में एक स्पेस दी है। तो ये स्पेस भी जो है ना वो एक, ये समझ लें, एक स्ट्रिंग कहलाता है। पाइथन इसको भी जो है ना वो एक ये समझ लें एक स्ट्रिंग जो है वो सपोज करता है पाइथन। ठीक है, आप शायद इस चीज का मुझसे पूछ रहे थे। तो ये मैंने स्पेस इस वजह से दी है कि मैं वेरिएबल को जो है वो एक साथ कॉन्केटिनेट करवाता हूँ, करवाया तो मैंने बीच में स्पेस दे सकूं। ठीक है, आई होप आमिर सलीम की ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद क्या चीज है? अच्छा, जल्दी से मुझे बता दें, आज की क्लास तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, जल्दी से मुझे बता दें कि आपको अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया वो सब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं हबीब, ऐसा नहीं है। हबीब ने पूछा मुझसे, सर ये बताएं कि जब भी हम जुपिटर ओपन करेंगे तो हमें क्या लॉन्च करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो एनाकोंडा के अंदर करना पड़ता था ना। आप सिंपल क्या करें, आप स्टार्ट में जाएं और यहाँ पे लिखें जुपिटर नोटबुक, सिंपल। इसके बाद आपके सामने ये सामने जुपिटर नोटबुक आपके पास ओपन हो जाएगी। आप इसको न्यू फाइल ओपन करें, न्यू पे क्लिक करें, पाइथन 3 पे क्लिक करें और आपके पास आ जाएगी ये। तो ठीक है जी, आपके पास आपके रिप्लाई आ गए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 6 की, जो कि है मैथ एक्सप्रेशन अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिससे हम लोग बहुत फेमिलियर नहीं होते, बट वो यूज होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो है पाइथन में जो है वो यूज होते हैं। वो ऑपरेटर्स क्या कहलाता है? वो ऑपरेटर कहलाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है। देखिए, जैसे कि परसेंटेज आपका साइन नजर आ रहा है ना, ये साइन कहलाता है। अच्छा, आप लोग जो है ना वो थ्योरी को जरा स्टडी भी क्या करें ताकि आपको चीज क्लियर हो। क्योंकि मैं तो अगर थ्योरी को डिस्कस करूंगा तो एक दिन में सिर्फ एक चैप्टर या 2 चैप्टर एंड होंगे, क्योंकि एक एक 2-2 पेज के चैप्टर हैं। तो इसलिए जो है वो टू द पॉइंट जो इसमें काम की चीजें ना, बस वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। अच्छा, ये मॉड्यूलस क्या काम करता है? अगर आपके पास अगर आप इसमें क्लास में अगर कोई मैथ्स का जो स्टूडेंट हो तो वो बता सकता है कि मॉड्यूलस क्या काम करता है। बता सकते हैं कोई मॉड्यूलस क्या काम करता है? अगर मैं यहां पे कह दूं a 10 मॉड्यूलस, जल्दी से मुझे बताएं कि मॉड्यूलस क्या काम करता है, मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, क्या प्रिंट होगा?
परसेंटेज नहीं, मोहम्मद फैज परसेंटेज नहीं। मॉडुलस काम ये करता है, रिमाइंडर, जो कुछ भी हमारे पास, जैसे अगर हम कोई चीज़ डिवाइड करें ना, अगर हम जो है वो 10 को डिवाइड करें 3 से, तो आप देख सकते हैं कि 3 के टेबल में अगर हम 3 टाइम्स जो है वो 3 के टेबल को हम देखेंगे तो उसमें 9 आता है। अगर मैं पेंट के ऊपर आपको समझा सकता हूँ, पेंट अगर मैंने ओपन कर लिया, वैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा देता हूँ। मैं पेंसिल का साइज थोड़ा सा ले लूँ। ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि मैं अपने 3 के टेबल को वहां तक मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास ये 10 पूरा डिवाइड हो जाए मेरे पास, तो ऐसा पॉसिबल है? मैं 3 1 3 कहूंगा, नहीं डिवाइड हो रहा। 3 2 6 कहूंगा, नहीं डिवाइड हो रहा। 3 3 9 कहूंगा तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, और 3 4 12 हो जाएगा, ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो मैं अपने 3 के टेबल को जो है वो 3 टाइम्स जो है वो देखूंगा। 3 3 9, यहाँ पे 9 आ गया, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब चूंकि 1 जो है वो मजीद डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये जो 1 बचा है ना, ये जो 1 है, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो हमारा जो मॉड्यूलस है ना, वो भी ये सिर्फ यही काम करता है। तो मॉड्यूलस क्या करता है, बस जो रिमाइंडर होता है वो हमें शो करवा देता है कि भाई आपका ठीक है। रिमाइंडर बस ये काम करता है, जो आपका डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू जो है रिमाइंडर यानी कि रिमेनिंग होती है, वो आपको शो करवा देता है। किस तरह से? अभी मैं जब प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं मैंने जो है वो जो अभी मैंने बताया आपको डिवाइड करके, तो उसमें रिमाइंडर 1 बचा था तो 1 आ गया। अगर इसके बाद मैं इसको यहां पे कहता हूं कि 9, तो जल्दी से मुझे बताएं अब आंसर क्या आएगा, अब रिमाइंडर मेरे पास क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताएं। जी बिल्कुल, उजैर जाकिर ने जो आंसर दिया बिल्कुल ठीक कहा। जी बिल्कुल जुबैर, आपका आंसर बिल्कुल जफर, मुबशिर जफर ने कहा 0 आएगा। जी बिल्कुल ठीक है। बस मॉड्यूलस ये काम करता है, इस चैप्टर में जो बताया गया है बस मॉड्यूलस ये काम करता है। अच्छा, इसके बाद फिर हम ये चीज भी देख लेते हैं एक, यहां पे मैं लिख देता हूं मॉड्यूलस। इसको मॉड्यूलस भी कहते हैं, इसको मॉड भी कहते हैं। अच्छा, हम ये देख लेते हैं। जल्दी से बताएं मुझे बी का आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे बता दें बी का आंसर क्या आना चाहिए। यहां पे बी का आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल 15 आएगा, ये कहा है अलीशा ने, फैज ने कहा है, मुबशिर ने। जी बिल्कुल 15 आएगा। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर हम किसी नंबर्स को आपस में ऐड करवाना चाहते हैं तो हम इस तरह से भी ऐड करवा सकते हैं। अगर हमारा वेरिएबल, फॉर एग्जांपल हमारे वेरिएबल के अंदर हमने पहले वैल्यू स्टोर करवाई 10, बट हम उस वेरिएबल में मजीद जो है वो इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं,
तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, उसको जितनी वैल्यू उसमें मजीद ऐड करनी है उसमें ऐड करके उस वेरिएबल को हम मॉडिफाई कर देंगे। अगर फॉर सपोज मैं यहां पे बी को कॉल करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहां से सिर्फ यहां पे बी को सिर्फ कॉल किया है, तो बी की अब जो वैल्यू हो गई है वो मॉडिफाई होकर 15 हो गई है। मींस बी के अंदर अब जो वैल्यू हो गई ना ऐड होने के बाद तो 15 हो गई। अब जब जब मैं बी को जो है कॉल करवाऊंगा तो बी की वैल्यू मेरे पास 15 आएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, एक चीज तो हमें कोई भी वैल्यू मॉडिफाई करने के लिए या किसी भी वेरिएबल में मजीद वैल्यू को ऐड करके जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं, एक तरीका तो ये है। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो एक और जो तरीका है ना वो एक ये भी है, एक मेथड पाइथन ये भी बताता है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल को मजीद मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने 20 लिखा पहले उस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर करवाई 20 वैल्यू, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उस वेरिएबल को मजीद मॉडिफाई किया, मैंने उसमें 5 ऐड कर दिया। अब उसका आंसर क्या आया, तो आप देख सकते हैं उसका आंसर 25 हो गया। अब जब जब मैं सी को कॉल करूंगा तो सी की जो वैल्यू पहले 20 थी वो चेंज हो गया, अब 25 हो गई है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर 6 भी जो है एंड हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। इसी तरह से हम इसको माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर हम इसको ये करना चाहें। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं, और अगर हम ये इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इस तरह से भी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये मलिक किंग जो है वो किसका रिप्लाई दे रहे हैं, 115। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया। तो इसके साथ साथ ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जी बिल्कुल, चैप्टर बहुत शॉर्ट हैं, तो आप इसलिए जो है हम ये मूव कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे पास जो है वो सी की वैल्यू आ रही है 100 और बी की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो सी की वैल्यू है ना, सी वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, उसको किसी न्यू वेरिएबल में मैं स्टोर करवा दूं, और इसके बाद फिर मैं चाहता हूं कि उस वेरिएबल को कॉल कर लूं। फॉर एग्जांपल, अभी सी के अंदर जो मेरे पास वैल्यू है वो है 100। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि सी की वैल्यू डी वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर दूं और इसके बाद डी को मैं कॉल कर लूं। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है, मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है डी के नाम से, और सी की वैल्यू को मैं उसमें असाइन कर दूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट डी। ठीक है, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, बस मैं आपको इस वजह से बता रहा हूं कि आपको याद रहे। मैं इंशाल्लाह ये फाइल सेव करके ना आपसे शेयर कर दूंगा। मैंने कल वाली फाइल भी शेयर नहीं करी, तो इंशाल्लाह आज क्लास 1 और क्लास 2 मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया, इसमें सब सेफ है। ठीक है, ये चीज आपकी समझ में आ गई, जो मैंने एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर करवाई है, इसके बाद कॉल करवा दिया, ये आपको समझ में आ गई। बस बाकी तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद चैप्टर 7 के ऊपर हम आ जाते हैं। एम्बिग्यूटी क्या चीज होती है। अच्छा, एम्बिग्यूटी ये चीज होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, इसके बाद मैं x को कॉल करता हूं, दाऊद की समझ में क्या नहीं आया, दाऊद आपको ये समझ में नहीं आया।
दाऊद मैंने यहाँ पे ये कहा है। अच्छा देखें क्लास, एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग जब लाइव सेशन को क्लास लेते हैं ना, लाइव जब क्लास लेते हैं तो आप उसमें जो भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप देख रहे होते हैं कि मैं आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा होता हूँ, मैं क्वेश्चन देख रहा होता हूँ, कमेंट आपके उसका रिप्लाई कर रहा होता हूँ। और जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर सकते इस टाइम के ऊपर, और आप देखें अगर वो उनको कोई क्वेश्चन भी होता है तो वो पूछेंगे तो प्रॉपर उनको रिप्लाई नहीं मिल सकता, यानी कि वो कमेंट में पूछ रहे होते हैं, लेकिन अब उस वक्त जिस टाइम वो पूछते हैं उस टाइम हम कोई और सी क्लास में मूव कर चुके होते हैं। अगर कोई मुझसे एक्सेल की बात पूछेगा तो मैं एक्सेल का रिप्लाई थोड़ी करूंगा, अगर कोई मुझसे एचटीएमएल की बात करेगा मैं उसका रिप्लाई थोड़ी करूंगा। मैं तो पाइथन पे अभी आगे मूव कर गया हूँ। एचटीएमएल की क्लास के अंदर अगर कोई क्वेश्चन करता तो बात समझ में भी आती। तो इस लिहाज से आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, आपके हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा दाऊद ने मुझसे ये पूछा सर रिपीट कर दें, दाऊद यासीन ने। तो दाऊद मैंने ये कहा है कि एक वेरिएबल मेरे पास है सी, उसकी वैल्यू क्या है 100, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूं, उसका नाम क्या हो डी, डी के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करूं, और जो सी की वैल्यू है ना वो किस में असाइन कर दूं, डी के अंदर, डी वेरिएबल के अंदर। तो सिंपल मैंने ये किया है, इस लाइन के ऊपर मैंने सिंपल आके क्या किया कि जो सी की वैल्यू है ना वो मैंने असाइन कर दी डी के अंदर, और इसके बाद मैंने डी को प्रिंट कर दिया। तो सिंपल मैंने यहां पे ये किया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा मैथ से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ गया है, जिसका मैथ अच्छा है वो उसका रिप्लाई करेगा, तो जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी जल्दी आप रिप्लाई कीजिएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। अच्छा आप लोग के जो है वो रिप्लाई आना शुरू हो गया है, सर 8 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, 8 आएगा, 13 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, ठीक है भाई। अच्छा मुबशिर अली ने जो रिप्लाई किया है ना वो ठीक है, उनका आंसर, इसका आंसर जो है वो 13 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा जुपिटर, अगर मैं सबसे पहले आंसर देख लूं कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा आंसर भी जो ठीक ना हो। हाँ भाई ठीक है, मुबशिर अली ने जो आंसर दिया, मिर्जा नवीद ने भी आंसर दिया, वो 13 ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि इसका आंसर 13 इस वजह से आएगा कि आपने अगर मैथ्स के अंदर बोर्ड मास का रूल अगर आपने पढ़ा हो, जिसको डी मास भी कहते हैं, बोर्ड मास भी कहते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, फिर इसके बाद डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तो इस तरह से रूल्स अप्लाई होते हैं। तो जुपिटर नोटबुक के अंदर भी, पाइथन के अंदर भी इस वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन समझ लें या आप वैल्यू समझ लें, इसमें भी जो है वो बोर्ड मास का रूल अप्लाई हुआ है। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसने 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आंसर आ गया 12। इसके बाद इसने 1 को ऐड कर दिया और आंसर आ गया 13। जी बिल्कुल मिर्जा नवीद, बिल्कुल ऐसा ही है। बट मैं चाहता हूं, एम्बिग्यूटी क्या चीज होती है मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी x की वैल्यू जो है वो आए 16। मैं ये चाहता हूं कि मेरी x की वैल्यू 16 आए। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं 1 + 3 को ब्रैकेट में कर दूंगा, मैं 1 + 3 को ब्रैकेट में कर दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, पाइथन सबसे पहले बोर्ड मास क्योंकि अप्लाई होता है इसके अंदर रूल, बोर्ड मास का रूल अप्लाई होता है, तो पाइथन सबसे पहले क्या करेगा, जो ब्रैकेट वाली चीज है ना उसको सॉल्व करेगा पहले। जब वो सॉल्व कर लेगा इसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को जो है सॉल्व करेगा। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज में देख लेते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, इसको कर दिया 4 कर दिया, इसके बाद बाहर भी 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 16 आ गया आंसर। तो अब हम देख लेते हैं आंसर क्या आया, 16। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा
अब मुझे बताएं अब क्या आंसर आना चाहिए। अब इसमें क्या आंसर आएगा जल्दी से मुझे बता दें। जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशिर अली ने कहा 8 आएगा, हुजैफा अहमद ने कहा 6 आएगा, हुजैफा अहमद ने फिर कहा 8 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि आपको जो है पाइथन आ गई है, आप पाइथन डेवलपर बन गए। तो अच्छा 64 आएगा, बिलाल नागौरी कह रहे हैं 64 आएगा। भाई ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो यार, क्या कर रहे हो भाई, 64 कैसे आएगा यार। ठीक है, इसका आंसर आएगा 8 आएगा। पाइथन प्रोग्रामिंग को जितना एंजॉय करके आप सीखेंगे ना, उतना आपको मजा आएगा। आप अपने पास से कोई सी भी कंडीशन लगाएं, इसके बाद आप देखें इसमें क्या आंसर आ सकता है, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक लाइन का कोड है, सिर्फ एक लाइन का, हमें बहुत लंबी कोडिंग नहीं करना पड़ती, सिर्फ एक लाइन का कोड है। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर मैं अच्छा क्लास, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कल बात करी थी, स्ट्रिंग की बात करी थी, और इसके बाद हमने कुछ नंबर्स की बात की थी। इसके बाद मेरे पास एक सामने एक चीज और आई है 8.0, ये भी एक नंबर है। इस नंबर को क्या कहते हैं, और जो हमने नंबर्स की कल बात करी थी उसको क्या कहते हैं, तो अभी हम वो बात कर लेते हैं। तो पाइथन में ना हम जो डेटा टाइप्स होती है ना, एक तो हो गई स्ट्रिंग, एक होती है इंटीजर, और एक होती है फ्लोट। ठीक है, हबीब मुझसे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हबीब जो है मुझसे ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कल की क्लास नहीं ली है। भाई हबीब ऐसा ना करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वाली चीज, तो आप कल वाली क्लास देखो भाई। ठीक है जी। अच्छा, हम कुछ डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप जब काम करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इंशाल्लाह फ्यूचर में जब आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कुछ काम करेंगे, तो आपको ये 3 तरह के डेटा टाइप्स से जो है वो ये समझ लें आपका जो है सामना होगा। वो किस तरह के डेटा टाइप्स हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, और वो फ्लोट हो सकता है, यानी फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट हो सकता है। तो वो किस तरह से हम देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा a इजिकल टू 10। a इजिकल टू 10 एक नंबर है, तो हम इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, इसके मैं आगे लिख दूं इंटीजर, प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं b, और b के अंदर मैं लिख देता हूं सैलानी। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक और वैल्यू दे देता हूं, इसको कह देता हूं 5.2, और ये हमारा हो गया फ्लोट। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो है वो हमारे पास डेटा टाइप्स यूज होती हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी ने काम किया हो, तो उसके अंदर बताना पड़ता है कि भाई ये वाले जो नंबर्स हैं ये इंटीजर है, और ये हमारा स्ट्रिंग है, और ये हमारा जो है फ्लोट नंबर है, फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट नंबर है, तो हमें उसको बताना पड़ता है। बट हमारा जो पाइथन है वो इतनी स्मार्ट लैंग्वेज है कि हमें उसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है।
जैसे हम वेरिएबल लिखते हैं वो खुद ही पता उसको जो है वो पता कर लेता है कि भाई ये हमारा जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ना, तो ये वेरिएबल हमारा है इंटीजर, ये वेरिएबल में आपने जो वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसके अंदर जो आपने वैल्यू दी है वो डेसिमल पॉइंट यानी फ्लोटिंग जो है फ्लोट वैल्यू है। तो ये हमारा पाइथन जो है खुद ही स्मार्ट है, ये चीज़ समझ जाता है। अगर हमने चेक करना हो कि आया हमारी जो वैल्यू है वो इंटीजर है या नहीं है, स्ट्रिंग है या नहीं है, तो हम किस तरह चेक कर सकते हैं। तो पाइथन में एक छोटा सा फंक्शन है टाइप का, आपने टाइप लिखा, उस फंक्शन के अंदर आप उस वेरिएबल का नेम दे दीजिए। जैसे कि मैंने ए दिया, मैं इसको जैसे जो है वो रन करता हूं, आप देख सकते हैं इसने बता दिया कि टाइप ए, जो आपका ए वेरिएबल है ना वो इंटीजर है, INT दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बी की, तो आप देख सकते हैं उसने दे दिया STR, मीन्स स्ट्रिंग वैल्यू दे दी। अगर मैं इससे बात करता हूं कि भाई सी की टाइप बताओ, सी किस टाइप का वेरिएबल है, तो आपने देखा कि उसने बता दिया कि भाई सी जो है आपका फ्लोट वेरिएबल है यानी डेसिमल पॉइंट वेरिएबल है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको चैप्टर्स में नहीं मिलेंगी, किसी भी जगह अगर आगे चल के हो सकता है डिस्कस हो, बट ये चीजें आपको शुरू में बताना जरूरी है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो यहां तक जल्दी से मुझे बताते हैं डेटा टाइप्स आपको समझ में आ गया है? डेटा टाइप्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? अच्छा, अगर आपको डेटा टाइप समझ में आ गया तो जल्दी से मुझे बताएं ये वाला डेटा टाइप कौन सा है। जब मैं इसका आउटपुट चेक करूंगा तो ये इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसकी डेटा टाइप कौन सी होनी चाहिए, जल्दी से मुझे बताएं। आमिर सलीम पूछ रहे हैं सर स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। भाई स्ट्रिंग के बारे में तो हम कल बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। स्ट्रिंग जो भी हम लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, अपना नेम लिखेंगे, जैसे हमने सैलानी लिखा तो इसको कहते हैं हम स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा, मुबशिर जफर ने कहा इंटीजर वैल्यू इसकी टाइप होगी, और अलीशा खान ने कहा स्ट्रिंग होगी। मोहम्मद फैज अमीन कह रहे हैं इसकी जो डेटा टाइप होगी वो इंटीजर होगी। मुबशिर अली ने फिर कहा इंटीजर होगी। मलिक किंग ने कहा स्ट्रिंग। हिरा ने भी कहा स्ट्रिंग। तो जी बिल्कुल, इसकी जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, क्योंकि कल हम बात कर चुके हैं कि जब हम कोई भी चीज डबल कोट के अंदर लिखते हैं, चाहे वो नंबर भी हो, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। कोई सी भी वैल्यू, चाहे वो नंबर हो, कुछ भी हो, हम उसको डबल कोट के अंदर लिखते हैं, वो कहलाता है स्ट्रिंग। तो उसका मतलब है आपको पाइथन समझ में आ रही है। भाई बहुत अच्छी बात है अगर आपको पाइथन समझ में आ रही है। तो कॉन्केटेनेशन वाला हमने चैप्टर कल भी डिस्कस किया, आज भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं जो कि है इफ स्टेटमेंट। ये बहुत मजेदार चैप्टर है, और इसको बाद कौन सा ऑपरेटर, चलें ये चैप्टर हम जब कर लेंगे तो इसके बाद फिर हो सकता है हमारे पास टाइम ना बचे। तो इस वाले चैप्टर पर जरा फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाता है a is equal to 8, b is equal to एक काम करते हैं 20, ठीक है। b को कर देते हैं 12, c को कर देते हैं 8, और d को हम कर देते हैं c प्लस b। हम लिखते हैं
ठीक है जी, मैंने कुछ डेटा बनाया है। इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको थोड़ा सा वेरिएबल को अलग अलग कर दूं, इसको मैं जरा एक साथ कर दूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू दी है वो क्या है 20, ठीक है। इसके बाद मैंने बी और सी के अंदर जो वैल्यू दी है वो दी है, बी के अंदर दी है 12 और सी के अंदर मैंने जो वैल्यू दी है वो दी है 8। इसके बाद मैंने एक और वेरिएबल लिया डी के नाम से। मैंने इन दोनों वेरिएबल को दोनों सी प्लस बी की जो वैल्यूज थी उसको ऐड करके उसको स्टोर करवा दिया डी के अंदर। और मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर आया, इफ स्टेटमेंट के अंदर आया और मैं इसके अंदर कहता हूं कि भाई मुझे ये चेक करके बता दो कि ए की जो वैल्यू है वो इक्वल टू है किसके, डी के। अगर इक्वल टू है, बराबर है, ए की वैल्यू डी के बराबर है तो प्रिंट कर दो यू आर राइट। अगर बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो एल्स में चले जाओ और कह दो यू आर रॉन्ग, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो एक्सेल के अंदर क्या होता है, अगर ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए। याद करें आप एक्सेल के अंदर आप कंडीशन लगाते थे, जब आपने मार्कशीट बनाई थी तो उसमें आप कंडीशन लगाते थे कि अगर ये इसके मार्क्स इतने हो तो पास हो जाए वरना वो फेल हो जाए, अगर इसके मार्क्स इतने हो तो इसका A1 ग्रेड बन जाए वरना फेल हो जाए। याद करें आप जो कंडीशन लगाते थे। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज है यहां पे भी, ठीक है। अच्छा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले ए के अंदर एक वैल्यू दी जो कि है 20। इसके बाद मैंने एक वैल्यू और दी बी के अंदर 12, सी के अंदर 8 और मैंने बी और सी को ऐड करके डी के अंदर स्टोर करवा दिया। और इसके बाद मैं पूछता हूं कि अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो आंसर आ जाए यू आर राइट, अगर बराबर नहीं है तो वो एल्स वाली कंडीशन में चले जाए और आ जाए आंसर यू आर रॉन्ग। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, क्या आंसर आना चाहिए। तो देख सकते हैं भाई ये किसने रिप्लाई कर दिया, यू आर राइट। अच्छा भाई मलिक किंग ने जो है बहुत फास्ट जा रहे हैं, मलिक किंग और मोहम्मद फैज, इन्होंने पहले से रिप्लाई कर दिया यू आर राइट, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट बस ये काम करता है, इफ स्टेटमेंट बस ये काम करता है, कंडीशन को जो है वो मैच कर रहा होता है। अब आप बोलेंगे सर ये आपने टू टाइम्स इज इक्वल टू क्यों लगा दिए। तो पाइथन के अंदर अगर हम वन टाइम इज इक्वल टू लगाते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने लगाया, ये वेरिएबल के अंदर हमने इज इक्वल टू लगाया ना, तो पाइथन के अंदर जो ना एक बार जो हम इज इक्वल टू लगाते हैं उसको कहते हैं असाइनिंग, इसको हम कहते हैं असाइनिंग ऑपरेटर। मैंने कल बात करी थी। इसका मतलब ये होता है कि आप ये वाली वैल्यू को उठा के इस वाली वैल्यू में स्टोर करवा दें। मतलब 20 को आप राइट हैंड साइड से उठा के ए के अंदर स्टोर करवा दें, इसका मतलब ये होता है असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है ये पाइथन के अंदर। लेकिन अगर हमने कोई चीज को कंपेयर करवाना हो, कंपैरिजन करवाना हो किसी चीज का, तो हम इसको टू टाइम्स इज इक्वल टू लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ये आपस में कंपेयर करता है, ये आपस में दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करता है। जैसे कि मैंने अभी क्या करवाया, ए को कंपेयर करवाया डी से, तो इसने क्या करा आपस में कंपेयर करवा के और आंसर दे दिया मुझे, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें डेटा को चेंज करता हूं। मैं डेटा को क्या चेंज करता हूं, मैं यहां पे कर देता हूं 10, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, ए तो 20 हुआ लेकिन बी सी ऐड होने के बाद कितना हो गया 18। अब देखते हैं क्या आंसर आना चाहिए। मैं जैसे ही इसको रन करता हूं, अब आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर आया यू आर रॉन्ग, ठीक है। मेरे पास आंसर आ गया यू आर रॉन्ग। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, मैं इसको इस तरह से भी कर सकता था। मैं इसको कमेंट कर देता हूं, इसको भी कमेंट कर देता हूं। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था आपको समझाने के लिए, बट मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया ना इसको। और इसको अगर मैं 20 कर दूं, ठीक है। मैं सिर्फ दो वेरिएबल भी ले सकता था,
बट मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया ताकि आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा समझ में आए, थोड़ी प्रोग्रामिंग की जो है नो हाउ समझ में आए। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वेरिएबल को किस तरह से ऐड करके स्टोर करवाते हैं सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से मुझे बताएं, आपको इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? इफ स्टेटमेंट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से मुझे बता दें। और इसके साथ साथ हमारा इफ स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी एंड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा क्लियर है, आप लोग के रिप्लाई आके क्लियर है। अगर मैं चाहूं तो इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब आपने प्रोग्रामिंग करनी है, अब आप जिस तरह से भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ए के अंदर 20 किया, बी के अंदर वैल्यू दी, सी के अंदर वैल्यू दी। मैंने कोई न्यू वेरिएबल क्रिएट करके उसमें दोनों वैल्यू को स्टोर नहीं करवाया। मैंने सिंपल इफ स्टेटमेंट में आया और उसको कंपेयर करवाने के बाद मैंने कहा कि अगर ये दोनों वैल्यू इन दोनों को ऐड करने के बाद इसके इक्वल हो तो आंसर दे दे, यू आर राइट, वरना कह दे यू आर रॉन्ग। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो ये कहता है यू आर रॉन्ग। ठीक है, मैं इस तरह से भी देख सकता हूं, ये आपके ऊपर है। जब आप लोग लिखते हैं ना नो, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने नो किस लिए लिखा, कि क्लियर है। आपने लिखा क्लियर है तो आपने लिखा कि नो या यस, समझ में नहीं आया। पता नहीं मैंने पूछा क्या था जिसमें आपने नो लिखा, सबका नो नो आ रहा है। अच्छा, इफ स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, इफ स्टेटमेंट वाले चैप्टर में ना आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये चीज मैंने आपको ये वाली जो लाइन है ना, एल्स वाली लाइन, आपको ये नहीं मिलेगी। ये मैंने आपको इस वजह से करवाया कि अगर मैं सिर्फ आपको ये वाली लाइन बताता ना तो इस वाली लाइन में कोई आंसर नहीं आना था। जो रॉन्ग वाला आंसर है ना वो नहीं आता, सिर्फ राइट वाला आंसर आता। तो इसलिए मैंने एल्स आपको समझाया है। तो हो सकता है ये आगे चल के आप डिस्कस करें, बट इफ स्टेटमेंट यहीं तक है। तो आई होप आपको इफ स्टेटमेंट वाला चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम दो चीजों को और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। 2 से 3 चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। 3 to 4 मिनट्स की जो है बात है, इसके बाद हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आपने पूछा था कि कोई अच्छा, मैंने ये पूछा था कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो आपने लिखा था नो। ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे याद भी नहीं था ना, सबके नो नो आ गए, मैं तो डर गया भाई। अच्छा जी। अच्छा, आपने देखा होगा मैथ्स के अंदर कोई इक्वेशन होती है जिसमें आपने देखा होगा कि उसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 के ऊपर स्क्वायर लगा होता है और 2 के ऊपर क्यूब लगा होता है। उसकी जो पावर होती है 3 होती है, 2 होती है। सर यू आर गुड। आमिर सलीम कह रहे सर यू आर गुड। थैंक यू सो मच भाई। किस बात पे गुड कह रहे हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर पावर लगी होती है। तो एक्चुअली उस पावर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? अगर हम उस पावर को चेक करना चाहें, उस पावर की क्या वैल्यू हो सकती है? जैसे मैंने कहा A3 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो सिंपल है कि इसका जो मैं यहां पे बता दूं आपको, इसको मैं 2 टाइम्स कर देता हूं। यहां पे मैंने क्या किया कि a इज इक्वल टू 3, 2 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसके बाद मैंने 2 लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि 3 की पावर जो है ना वो है 2।
ठीक है, इसका जो मैंने जो चीज लिखी है इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो जाए। जब आप पावर को आप देखते हैं ना 3 के ऊपर जो पावर होती है 2, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई आंसर जो आ जाए वो 9 आ जाए। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, आपने आमिर सलीम में इस तरह का सोचा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये कर दूं 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आएगा 27। ये क्यूब 3 के ऊपर जो है वो पावर आ गई 3 की। तो ये इस तरह से हम अगर पावर वाली चीज अगर हम देखना चाहें तो हम इस तरह से पावर लगा सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहां हम 2 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, बहुत सिंपल है। सर ये 9 कैसे आया? ले भाई ये 9 इस तरह से आया, ये 9 इस तरह से आया। ठीक है, हमने अभी पावर की बात कर रहे थे। अगर किसी की पावर जो है वो 2 होगी तो उसका आंसर ये आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर 3 के ऊपर पावर 2 होगी तो उसका आंसर 9 आ जाएगा। अगर 3 के ऊपर पावर 3 होगी तो उसका आंसर जो है वो 27 आ जाएगा। तो जल्दी से बताते हैं, ये चीज क्लियर है आपको? इसके बाद मैं बात कर लेता हूं इनपुट इनपुट इनपुट। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं कि हम पाइथन से जो है पूछना चाहते हैं। अगर आप कोई किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या होता है? वो क्वेश्चन हो सकता है इनपुट लिखा, एक सिंपल सा फंक्शन है इनपुट का। उस इनपुट के फंक्शन के अंदर आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, जब आप ये लिखने के बाद अपने कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक मेरे पास व्हाट इज योर नेम के नाम से क्वेश्चन आ गया और उसके बाद पूछ रहा आपका नेम क्या है। तो बहुत सिंपल है, मैं इसको कह दूंगा जुनैब। जैसे मैं जुनैब कहता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसका नाम आ गया। कलर में क्या लिखा है? ये मैंने कलर में जो है ना वो मल्टीप्लाई का साइन है, जो स्टैरिक होता है ना, ये स्टैरिक का साइन है। आप इसकी बात कर रहे हैं, स्टैरिक का साइन है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने आपको बताया इनपुट एक जो है वो एक फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो इसलिए यूज होता है। अगर मैं एक और ले लूं, y के अंदर देखता हूं इनपुट और इसको मैं कहता हूं व्हाट इज योर फादर नेम। तो मैंने 2 इनपुट ले लिए। एक्चुअली इनपुट होता क्या है ये हम कल डिस्कस करेंगे, बस आप ये देख लीजिए ये इनपुट फंक्शन काम किस तरह से करता है। सबसे पहले मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम आ रहा है, मैंने लिख दिया जुनैब। जैसे मैंने एंटर किया उसने सेकंड इनपुट मुझसे पूछा कि आपके फादर नेम क्या है, मैंने लिख दिया अफजल। तो आप देख सकते हैं दोनों इनपुट में मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपके एथिक्स के टीचर आ गए तो जल्दी से बता दें आज की क्लास कैसी लगी आपको।
तो इंशाल्लाह कल हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे। हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मज़ीद चैप्टर देखेंगे। ठीक है जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये जो दोनों फाइल हैं मैं आज आपको अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।